रानी सोकर उठती है और स्माइल करते हुए अंगड़ाई लेती है और मिरर में खुद को देखकर किस करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। आज तुम्हारा बहुत स्पेशल डे है, इसलिए चेहरे पर और ग्लो लाने की जरूरत है। चलो जल्दी से स्क्रब कर लेती हूँ। ये बोलकर वो अपने फेस पर अपने दोनों हाथों से मसाज करके स्क्रब करने लगती है और कुछ देर बाद फेस वॉश करके वो मिरर में फिर से देखती है और कहती है, वाओ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। लगना भी चाहिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे जो है, ये आज तो मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी। आज तो मैं जी भर कर सिर्फ और सिर्फ मीठा खाऊंगी। रसगुल्ले, चॉकलेट्स, केक, मम्मा के हाथ का बना गाजर का हलवा। ये बल्ले बल्ले, आज जल्दी से रेडी हो जाती हूँ अपनी न्यू ड्रेस पहनकर। रानी बात लेकर फटाफट से सुंदर सा रेड गाउन पहनकर रेडी हो जाती है और जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तभी उसके घर में सभी लोग हाथ में केक लिए पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट करके चिल्लाते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे रानी। ओ माय गॉड, इतना बड़ा सरप्राइज, वो भी मेरे लिए। आप सबको याद था मेरा बर्थडे? हाँ बेटा, आखिर ऐसे दिन को भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज के दिन ही तो तू छोटी सी मेरी गोद में पहली बार आई थी। तू पैदा हुई थी और मैं माँ बनी थी। अरे मम्मा, आप तो सेंटी हो गई, लेकिन आज खुश होने का दिन है। ऐसे खुशी के आंसू भी क्यों बहाना। अगर मैंने आपको मम्मा बनाया है तो आज आपको हैप्पी मदर्स डे तो बोल सकती हूँ ना मैं, मेरी प्यारी सी मम्मी। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगा, मैं सब समझती हूँ। चल अब अपना मुंह तो मीठा कर ले, मैंने तेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। मुझे पता है आपने क्या बनाया होगा। जरूर गाजर का हलवा बनाया होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं मीठा कितना खाती हूँ। ये देख, तेरा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी टार्ट खाकर देख। वाओ मम्मी, ये आपने बनाया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मम्मी, मैं जल्दी से खा लेती हूँ इसको। खा ले, इसे सुबह जगकर तेरे लिए खास बनाया है। रानी अपनी माँ की बात को सुनकर उस स्ट्रॉबेरी टार्ट को खा लेती है और खाते हुए कहती है, मम्मी, इट्स सो यम। मम्मा ये बहुत टेस्टी है। आई लव इट एंड आई लव यू मम्मा। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। थैंक यू बेटा, बस तू ऐसे ही खुश रहे और मुझे क्या चाहिए। सारा प्यार मम्मा को ही दे दोगी क्या, या हमसे भी मिलोगी? अरे तुम्हें विश करने के लिए हम कब से लाइन में खड़े हैं। राम, तुम यहाँ कैसे? और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। रानी इतना कहकर राम को झटके से गले लगा लेती है। तभी उमा खास कर कहती है, अरे बेटा, ये सब तुम दोनों शादी के बाद करना, अभी नहीं। वो सॉरी, राम को देखकर एकदम से ज्यादा ही खुशी हो गई। अच्छा तो ये लो तुम्हारा फेवरेट मीठा पान, बहुत ही दिल से बनाया मैंने तुम्हारे लिए। मेरे लिए? इसकी तो दीवानी हूँ मैं। वाओ, आज का डे मॉर्निंग से इतना बेस्ट है तो रात तक तो क्या क्या ही होगा। बस तुम देखती जाओ, मैंने तो बहुत सारे सरप्राइज तैयार कर रखे हैं तुम्हारे लिए। क्यों, है ना मम्मी जी? हाँ बेटा, आज के दिन तो तुम्हारे लिए खास होना चाहिए। तो आओ सब केक कटिंग करते हैं। कुछ देर बाद सब केक कटिंग एंजॉय करते हैं। खूब नाच गाना जश्न मनाया जाता है। इसी बीच राम रानी का हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाता है और उससे बोलता है, राम, ये क्या है? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए। वहाँ मम्मी जी के सामने मैं कुछ कह नहीं पाया, ठीक से गिफ्ट भी नहीं दे पाया। पागल, वो मीठा पान दिया तो था तुमने। बेबी, ये कोई गिफ्ट होता है क्या? तो फिर अब क्या देने का इरादा है तुम्हारा? रानी के इतना कहते ही वो उसे गाल पर किस कर देता है और हाथ में रिंग पहनाकर कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर लव। माता रानी तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे। राम, तुम पागल हो। अगर किसी ने देख लिया तो हमें ऐसे, तो फिर क्या होगा? पर किसी ने देखा क्या? नहीं ना। ये लो जान, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मीठा बहुत पसंद है, इसलिए माँ की तरह मैं भी अपने हाथों से कुछ बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, खाकर देखो कैसा है। अब अपने हाथ से ही खिला दो। राम उसे अपने हाथ से टार्ट खिलाता है, जिसे खाकर रानी का अजीब सा मुंह बन जाता है, क्योंकि उसके टार्ट खराब होते हैं। फिर भी रानी खुशी से खाकर कहती है, अमेजिंग, डिलीशियस राम, बहुत टेस्टी बने हैं, मजा आ गया। है सच्ची? फिर तो मैं भी खाऊंगा। नहीं, ये सिर्फ मेरे हैं तो मैं ही खाऊंगी। नहीं, मैं भी खाऊंगा। नो राम। रानी उसे मना करती है, लेकिन राम उसे खा ही लेता है। वो खाकर उसे एकदम से बाहर निकाल देता है और कहता है,
छी छी, क्या खिला दिया? मतलब क्या बनाया है मैंने? मना किया था ना मैंने कि मत खाना। इसका मतलब तुमने झूठी तारीफ की मेरी? अरे यार, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। सोचा था एक चीज तुम्हारे लिए बनाऊंगा मीठा, लेकिन पता नहीं क्या बना दिया मैंने। मेरे राम के बारे में ऐसा मत बोलना, वो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट तुमने कोशिश तो की, इतने प्यार से बनाया था, तुम्हें अप्रिशिएट तो करना ही था, वो अलग बात है। ये वैसे टेस्ट का नहीं बना, थोड़ा कड़वा हो गया है, बट स्टिल आई लव यू। चलो अब उदास मत हो, बाहर सब वेट कर रहे होंगे। आई लव यू टू मेरी जान। ये बोलकर दोनों बाहर आ जाते हैं। रात तक सब बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वक्त बीतता है। ऐसे ही एक दिन वो बोर हो रही होती है, तभी कहती है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, बहुत बोरिंग बोरिंग सा फील हो रहा है, सो जाऊं क्या? रानी बेड पर सोने के लिए लेटती है कि तभी डोरबेल बजती है और वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड महिमा आई हुई है। तभी वो उसको झटके से गले लगाकर कहती है, ओए पागल, कैसी है तू? हाय यार, कितना मिस कर रही थी इतने दिनों से। चल आजा, बहुत सारी बातें करेंगे। पता है तुझे कितना बोर हो रही थी मैं अभी। मैं ठीक हूँ, तू बता। चल पागल, अंदर आ और बता क्या खाएगी? जो तेरा दिल करे। ठीक है, तू बैठ, मैं बस अभी आई। रानी किचन में जाती है और मफिन बनाकर बेक करने के लिए ओवन में रख देती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है, तभी महिमा कहती है, अरे यार, मैं तुझसे बात करने आई हूँ और तू इतनी देर अंदर थी, ऐसा क्या बना रही है? तेरे लिए चॉकलेट मफिन बना रही थी, तुझे बहुत पसंद है ना? बेटे मैं सब जानती हूँ, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन तूने जानबूझ के मीठा बनाया है ना। मैं जानती हूँ मीठे की लत है तुझे, जब देखो मीठा खाती रहती है। कॉलेज के कैंटीन में भी चॉकलेट, बिस्किट, कॉफी और पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, और आज भी तू वही खा रही है। तू बिल्कुल भी नहीं बदली। तू जानती है ना मुझे मीठा कितना पसंद है, और वो भी तब जब मैं खुद से बेक करती हूँ। एंड सबको मेरा बेक किया हुआ पेस्ट्री, केक, मफिन्स, कुकीज कितना पसंद है सबको। हाँ हाँ, मुझे पता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी ओवन की बेल बजती है और वो अपने मफिन्स लेने के लिए चली जाती है और डेकोरेट करके उसके लिए लेकर आती है और कहती है, ले बन गए तेरे मफिन्स, अब खाकर बता कैसे बने हैं। थोड़ी देर बाद खाइयो, बट ठंडे हो जाएंगे ना। हाँ तेरा सही है। अच्छा ये बता, तू राम और तू शादी कब कर रहे हो? फैमिली ने नेक्स्ट मंथ डिसाइड किया है, तू भी आना मेरी शादी में। हाँ हाँ आऊंगी ना। चल ये ठंडे हो गए, अब खाती हूँ। वाह यार, तूने कितना अच्छा बनाया है ये। है ना बहुत टेस्टी, मेरी पसंद जो है। मैं तो कह रही हूँ तू बेकरी ओपन कर ले, बहुत सारे लोग आएंगे और तेरे हाथ का केक खाना पसंद करेंगे। सच में मैं ओपन कर लूँ क्या बेकरी? हाँ यार। फिर तो मुझे और खुशी मिलेगी लोगों को मीठा खिलाकर। मैं भी चाहती हूँ लोग मेरे हाथ की पेस्ट्री खाकर दीवाने हो जाए मीठे के, बट बेकरी तो शादी के बाद खोलूंगी। एक हफ्ता बीत जाता है। रानी को मीठा खाने का मन अब हर टाइम करता। वो सोने से पहले भी खाती और खाना खाने के बाद भी खाती। ऐसे ही एक दिन रानी को बहुत बड़ी चॉकलेट खाता देख उमा उससे कहती है, बेटा तू इतना मीठा खा रही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, वरना तेरे दांत सड़ सकते हैं, कैविटी हो जाएगी पिछली बार की तरह। अरे मम्मी, कैविटी तो तब होगी ना जब मैं ब्रश ना करूं, और मीठा इतना भी नहीं खाती, लिमिट में खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और वो बचपन की बात थी जब तो चॉकलेट सारे बच्चे खाते थे, उस उम्र में। अब मैं अपना ख्याल अच्छे से रखती हूँ। तू मानेगी तो नहीं मेरी बात? लो मम्मा, आप भी चॉकलेट खाओ। मुझे नहीं खाना, तू ही खा, मेरे तो दांत में ही चिपक जाती है ये चॉकलेट। ओके, तो चूस लो इस चॉकलेट को, तब दांत में नहीं घुसेगी। जाती है या लगाऊं एक? तू ही खाई से, मुझे नहीं खाना। ऐसे ही वक्त बीतता है। रानी की राम के साथ शादी हो जाती है और शादी के अगले दिन रानी अपनी सास को पहली रसोई में अपने हाथ की चॉकलेट केक बनाकर खिलाती है, जिसके बाद उसकी सास सुजाता उससे कहती है, अरे बहू, ये कौन बनाता है ऐसे शादी की पहली रसोई में? कभी तूने सुना है कि किसी बहू ने अपने ससुराल में ये बनाकर खिलाया है? वो माँ जी, मुझे लगा कि आपको भी मेरी तरह मीठा पसंद है, ये बनाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा। सॉरी माँ जी, मैं अभी कुछ और बना कर ले आती हूँ। रानी वो केक उठाकर ले जा रही थी कि तभी सुजाता उसका हाथ पकड़कर केक टेबल पर रखवाती है
और बोलती है। ये क्या कर रही है बहू तू? ले जा रही हूँ माँ जी। आपको पसंद नहीं आया ना केक? अरे मैंने ऐसा कब बोला कि केक मुझे पसंद नहीं आया? अरे मेरी पागल बहू, मुझे केक बहुत पसंद आया, मेरा फेवरेट है ये। और मैं तेरी बस टांग खींच रही थी। मैंने राम से बहुत सुना है कि तू केक, पेस्ट्री और काजू वाले बिस्कुट बहुत अच्छे से अवन में बनाती है, वो क्या कहते हैं, कुकीज। और मैंने उसके मुंह से भी सुना है कि तू बेकरी शॉप ओपन करना चाहती है। माँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपको इतनी अच्छी लगी? हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपनी बेकरी शॉप ओपन कर ले। अपने हाथ की मिठास औरों को भी चखा, और ये ले शगुन। नहीं माँ जी, इसकी क्या जरूरत, जब आपने शगुन में मुझे बेकरी शॉप ओपन करने की परमिशन दे दी तो। ये बोलकर रानी अपनी सास के पैर छूती है और सुजाता उसे अपने गले से लगा लेती है। रानी के ससुराल में बढ़िया दिन गुजरते हैं। इसी के साथ वो अपनी बेकरी शॉप अपनी सास के नाम से ओपन करती है। कुसुम की बहू सीमा प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से घर में सभी बहुत खुश थे। लेकिन सबसे ज्यादा खुश कुसुम थी, क्योंकि वो दादी जो बनने वाली थी, उसका वो सपना पूरा होने वाला था जो वो कब से देख रही थी। वो तुरंत मंदिर में जाती है और गणपति को भोग लगाते हुए कहती है, गणपति जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपके आते ही घर में सब कुछ अच्छा हो गया। जो सपना ना जाने मैं कब से देख रही थी, आखिरकार आज वो पूरा हो गया। बस ऐसे ही मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बहू, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे कुसुम, क्या बात है, दोनों सास बहू क्या बातें कर रहे हो, जरा मैं भी सुनूं। अरे कुछ नहीं विमला, मैं तो बस बहू को कह रही थी, इस हालात में अपना ध्यान रख। हाँ हाँ, सही कह रही है तू कुसुम। बहू, इस हालत में खाने पीने पर ध्यान रखा कर, पूजा पाठ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब तेरे हर चीज का असर तेरे बच्चे पर होगा। हाँ विमला, ये तो तू सही कह रही है। बहू, कल से जब भी तू सुबह उठेगी तब सुबह शाम पूजा कर लिया कर, और समय जब भी मिले तो रामायण गीता पढ़ लिया कर। हाँ बहू, यही तो मैं भी बोलना चाह रही थी। माँ जी, कल से मैं उठते ही पूजा करूँगी और घर का काम निपटने के साथ ही गीता का पाठ पढ़ूंगी। हाँ हाँ, साथ ही गणपति जी के लिए रोज रोज अच्छे अच्छे भोग बनाया कर। उनके आते ही तेरी गोद भर गई। जी माँ जी। कुसुम की बहू सीमा बहुत सीधी थी, वो अपनी सास कुसुम की हर बात माना करती। कुसुम को भी अपनी बहू का ये नेचर बहुत पसंद आता। कुसुम और विमला बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक बुढ़िया कुसुम के दरवाजे पर आती है। बहू, देख तो कोई आया है दरवाजे पे। अरे अम्मा, आप ठीक तो है ना? आराम से बैठो अम्मा यहाँ पर आप। बेटा, कुछ खाने को दे दे, रात से कुछ नहीं खाया। बहू, कौन आया है? मैं आऊँ क्या? नहीं माँ जी, पिंकी है। मैंने उससे कोई सामान मंगवाया था, बस वही देने आई है। बेटा, कुछ खाने को दे दे, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ अम्मा, आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब इतना बोलने के बाद ही सीमा किचन में जाती है और देखती है उसके लायक थोड़ी सी सब्जी और 2 रोटी बची है, क्योंकि सब तो खाना खा चुके थे। अरे यहाँ तो खाना सिर्फ मेरे लिए बचा है। अगर मैंने ये इसे अम्मा को नहीं दिया तो मुझसे ये खाया नहीं जाएगा। बहू, कहाँ जा रही है? और तेरे हाथ में क्या है? अरे कूड़ा डालने जा रही होगी। तू बता कांता, क्या कह रही थी मेरे बारे में? बाल बाल बचा लिया विमला आंटी ने, वरना माँ जी को तो इन मांगने वालों से कितनी नफरत है। अरे बेटा, ले आई तू खाना, सदा खुश रह और आने वाले बच्चे को भी भगवान खुश रखे। आप खाइए, मैं आपके लिए पानी भी लेकर आती हूँ। बेटी, आज के समय में तेरे जैसे लोग मिलते कहाँ हैं? मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब वो बुढ़िया तो खाकर सीमा को आशीर्वाद देकर चली जाती है, लेकिन इधर कुसुम उस बुढ़िया को जाते देखकर कहती है, बहू, अब तू मुझसे झूठ बोलेगी। तूने अभी किसी मांगने वाली को खाना खिलाया था ना? तू जानती है ना मैं इसके कितने खिलाफ हूँ। वो माँ जी, मैंने उन्हें खाना इसलिए दिया क्योंकि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो बहुत असहाय थी। साथ ही अभी गणेश भगवान के दिन चल रहे हैं, पता नहीं वो किसका रूप धारण करके हमें आशीर्वाद देने आ जाए।
मुझे ज्यादा घुमाने की कोशिश मत कर। अब जब तूने अपने हिस्से का खाना उसे दिया है तो तू भूखी ही रहे। अरे कुसुम, तू कैसी बात कर रही है? उसने कितने पुण्य का काम किया है, किसी भूखे को अपने हिस्से का खाना खिलाकर। भगवान कब कहाँ किस रूप में दर्शन दे जाए कोई नहीं जानता। तेरी बहू सही कर रही है। तू तो जानती है विमला, मुझे इस गरीबों और भिखारियों से कितनी दिक्कत होती है। माँ जी, आपको जितना सुनाना है आप मुझे उतना सुना लीजिए, लेकिन वो भूखी थी और मुझसे उन्हें भूखा देखा नहीं गया। ठीक है, अब जा खुद भी कुछ बनाकर खा ले। सीमा ने तो उस भूखी बुढ़िया को अपने हिस्से का खाना खिलाया, लेकिन कुसुम को ये पसंद नहीं आया। पर सच तो ये है कि बड़े पुण्य का काम किया था उसने। अब सीमा अपने खाने के लिए खाना बनाती है और फिर खाती है। अब अगली सुबह करीब 5 बजे घंटी की आवाज सुनकर कुसुम, अरे सुबह सुबह कौन पुजारी ने जन्म ले लिया? क्यों नहीं ये मोहल्ले वाले मुझे सोने देते? लगता है अब मुझे उठकर ही देखना होगा कि आखिर कौन है जो सुबह सुबह पूजा पाठ कर रहा है। अभी तो ठीक से दिन की शुरुआत भी नहीं हुई है और ये घंटी की शोर। घंटी की आवाज सुनकर कुसुम बाहर आती है और अपनी बहू को आरती गाकर पूजा करते हुए देखती है। अरे रे, नजर ना लगे मेरी बहू को। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है पूजा पाठ करते हुए, वो भी सुबह सुबह। माँ जी लीजिए प्रसाद। और आप आज जल्दी नहीं उठ गई? बहू, पहले प्रसाद तू खाना। मैं तो तेरी जैसी बहू पाकर बहुत खुश हूँ। माँ जी, आपने कहा था ना कि पूजा पाठ करने से बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज से पूजा भी की जाए। हाँ बहू, अच्छा किया, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है। तुझे आराम करना है तो कर ले, अभी सुबह होने में समय है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ गणपति जी का पाठ कर लेती हूँ और समय मिला तो रामायण भी पढ़ लूंगी। जैसी तेरी मर्जी। मैं तुझे जल्दी ही सिद्धि विनायक के दर्शन करवाने ले जाऊंगी और वहाँ तेरे हाथों से भोग चढ़ाऊंगी। कुसुम वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और देखते ही देखते सीमा का 9वां महीना लग जाता है, लेकिन कुसुम उसे सिद्धि विनायक मंदिर नहीं ले जा पाती। एक दिन वो घर का सारा काम खत्म करके हॉल में बैठी होती है, तभी विमला का आना होता है। सदा खुश रह बहू, और आने वाला बच्चा भी स्वस्थ और गणपति के आशीर्वाद से तुझे ढेर सारी खुशियाँ मिले। हाँ हाँ विमला, मेरे पोते को ढेर सारा आशीर्वाद दे। पोता ही क्यों कुसुम, पोती नहीं चाहिए क्या? अब तो बेटू से ज्यादा बेटियां ही अपने माँ बाप से लेकर देश तक का नाम रोशन कर रही है। लेकिन विमला, मैं तो चाहती हूँ कि बहू का पहला बच्चा लड़का ही हो, उसके बाद पोती भी हुई तो ठीक है। लेकिन कुसुम, तो अपनी बहू से भी तो पूछ ले कि उसे लड़का चाहिए या लड़की। मुझे तो बच्चे चाहिए, लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों में ही खुशी मिलेगी। बहू, अब तेरे कहने से क्या होगा? मैं तो चाहती हूँ बस एक पोता हो जाए, फिर किसी चीज की कोई कमी ना रह जाएगी। ये बात मेरे भी समझ नहीं आई कुसुम, तू चाहती क्या है? चल छोड़, मुझे बहुत काम है आज, मैं चलती हूँ। सीमा की प्रेगनेंसी को 9वां महीना चल रहा था और जल्द ही कुसुम के घर नन्हा मेहमान आने वाला था। अब अगली सुबह रोज की तरह सीमा पूजा करने के बाद ही अपनी सास कुसुम के पैर छूती और कुसुम भी अपनी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहती है, बस बहू, एक पोता दे दे, बस एक पोता, और सदा खुश रहे। माँ जी के मन में ना जाने ये लड़का और लड़की का भेदभाव क्यों ही आ जाता है। माँ जी की आदत मुझे भी नहीं पसंद है, ना जाने माँ जी ने पोता पोता क्यों लगा रखा है। अब देर रात सीमा को पीन होने लगता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स सीमा के ऑपरेशन से बच्चे के होने की बात कहते हैं। देखिए, इनकी जान को खतरा है, अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे दोनों ही सही सलामत चाहिए। हम अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, बस आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। अब कुसुम फॉर्म पर साइन तो कर देती है, जहाँ कुछ समय बाद पता चलता है कि सीमा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। अरे मेरा लाल कितना सुंदर है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। अरे कुसुम, मुझे भी देखने दे। अरे बिल्कुल अपने बाप पर गया है, कितना सुंदर है। वैसे कुसुम, तेरा तो दिल खुश हो गया होगा। हाँ हाँ, मुझे तो पोता ही चाहिए था, और देख, माता रानी के आशीर्वाद से मुझे पोता ही हुआ है। कुसुम जैसा चाहती थी वैसा होता भी है। अब 2-3 दिन बाद ही सीमा घर आ जाती है, हालांकि अभी वो ठीक नहीं थी। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। गणपति जी के आशीर्वाद से घर में जो खुशियाँ आई है, उससे घर की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई है।
लेकिन बहू, तू तो मरते मरते बची है। माँ जी, ये तो गणपति का आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना तो मुझे लगा था मैं बच नहीं पाऊंगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। जिसके ऊपर गणपति का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे गणपति का आशीर्वाद नहीं दिलवा पाई। माँ जी, आप दिल छोटा मत करिए, मुझे गणपति जी का आशीर्वाद मिल गया है। लेकिन बहू, वो कैसे? मैं तो तुझे सिद्धि विनायक मंदिर ले ही नहीं गई। माँ जी, भगवान ये थोड़ी ना कहते हैं कि मेरे मंदिर आओ तभी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। जब मुझे लगा कि आप मुझे मंदिर नहीं ले जा पाओगी, तो मैंने विमला आंटी के हाथों मंदिर के लिए भोग बना दिया था। वो आशीर्वाद के तौर पर मेरे लिए गणपति का लॉकेट भी ले आई थी, जिसे मैं हमेशा पहन कर रखती हूँ। ये देखिए। अपनी बहू की समझदारी देखकर कुसुम बहुत खुश हो जाती है और इस तरह से कुसुम की मन्नत भी पूरी होती है। सीमा को गणपति का आशीर्वाद भी मिल जाता है, जिससे सब मंगल हो जाता है। कानपुर शहर की रहने वाली विमला को हमेशा से ही एक शिकायत रही है, उसकी बात किसी को पसंद क्यों नहीं आती या उसकी बात पर कोई गुस्सा क्यों हो जाता है। ऐसे ही एक दिन विमला अपनी बहू रेणुका के साथ बाजार जाती है। तभी रास्ते में रिक्शा वाले से बहस होने लगती है और गुस्से में विमला रिक्शा वाले से कहती है, जो हक का होगा मैं उसी के पैसे दूंगी। पास की कॉलोनी से लेकर आए हो और पैसे इतने मांग रहे हो जैसे अमेरिका से अपने रिक्शा में बिठा कर लेकर आए हो हमें। वाह भाई वाह। माँ जी, कुछ तो लिहाज कीजिए, सभी लोग हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं, पता चले यहाँ भी कोई तीसरा गरीबों का देवता निकल आए। क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? कभी अपने घर का झगड़ा नहीं देखा क्या? दूसरों का झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है। जाओ अपने अपने घर, बड़े आए झगड़ा देखने वाले। चल बहू, और इस रिक्शे वाले को 50 रुपए से एक पैसा ज्यादा मत देना, वरना तेरी खैर नहीं। ठीक है माँ जी, मैं 50 रुपए दे दूंगी। आप चलिए, मैं पैसे देकर आती हूँ। ठीक है भैया, अब आप जाइए। क्या बात है बहू, रिक्शे वाले पे दया आ गई, जो बातों पे लग गई। चल अब, वरना ताजी सब्जी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, सब्जियाँ बहुत है बाजार में, आप चिंता मत कीजिए, आपकी सब्जी कहीं भाग कर नहीं जाएगी। ज्यादा भाषण मत छोड़, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। विमला हर किसी से ऐसे ही पंगे लिया करती, कभी सब्जी वाली से, कभी रिक्शे वाले से, तो कभी अपनी बहू से। हद होती है, लेकिन विमला की कोई हद ही नहीं होती। ऐसे ही एक दिन विमला की पड़ोसन कमला उसके घर आती है और कमला को देखकर विमला कहती है, क्या बात है कटेली कमला, बड़ी ठुमक ठुमक कर आ रही है। कुछ काम है या कुछ लेने आई है? अरे बिमला, तुझसे कुछ छुपाया तो मेरा ही घाटा होगा, इसलिए तेरे पूछने से पहले ही बता दूं, मेरे घर में दाल खत्म हो गई है, इसलिए तेरे घर दाल मांगने आई हूँ। मुझे पता था तू कुछ न कुछ मांगने जरूर आई होगी। तेरा पति इतना अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, फिर भी तेरी भीख मांगने की आदत नहीं जाती है ना? ऐसा क्या मांग लिया मैंने जो तू मुझे भिखारी बोल रही है? दाल मांगने में इतना जहर उगलेगी? हाय राम विमला, इंसानों को इंसान समझो, तभी हर कोई तुम्हारे घर आएगा। कोई जरूरत नहीं है मेरे घर किसी को आने की। मेरे घर आएंगे और घर को गंदा करके चले जाएंगे, उससे अच्छा मैं अकेली ही ठीक हूँ। कैसी सास मिली है तुझे रेणुका, हर वक्त झगड़ा करती रहती है, कैसे झेलती है अपनी सास को? कमला आंटी, चुप रहकर सब हो जाता है। जितना हम उनसे बातें करेंगे वो उतना ही झगड़ा करने की कोशिश करती हैं। इसलिए मैं चुप रहती हूँ और वो अपनी बातें करके चुप हो जाती हैं। अरे बहू, क्या चुगली कर रही है मेरे खिलाफ? जरा जोर जोर से बातें कर ताकि मुझे भी सुनाई दे। बड़ी आई मेरी चुगली करने वाली। मेरी 2 आंखें मेरे सर के पीछे हैं, सब दिखता है मुझे। जाती हूँ रेणुका बहू, वरना झगड़ा हो जाएगा मेरा और तेरी सास के बीच। अच्छा, तुम मेरे घर आकर मेरा सामान लेकर जा रही है और मुझसे पंगे करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? जा, निकल जा मेरे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। विमला का अब आए दिन अपनी पड़ोसन के साथ झगड़ा हुआ करता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और विमला का झगड़ा देखकर विमला की बहू रेणुका भी काफी थक चुकी थी। एक दिन विमला अपने काम से बाहर गई थी और अपने घर रिक्शे में वापस आती और कम पैसे के चक्कर में उसे रिक्शे वाले से झगड़ा कर लेती है। देखो भाई साहब, जितना पैसा बनता है आप उतना लो ना, ये तुम्हारे हक का पैसा है, मैं नहीं मारूंगी, पर हाँ, तुम्हारे हक से ज्यादा तुमको नहीं दूंगी। मेरा हक जितना मीटर चलेगा उतना ही देना पड़ेगा आपको। मैंने बस अपने रिक्शा का हक मांगा है आंटी जी।
आंटी किसको बोल रहा है? मैं तुझे तेरी माँ की बहन दिखती हूँ क्या जो आंटी बोल रहा है? अरे ऐसे क्यों भड़क रही हो आप? आंटी ही तो बोला है। अब क्या आपको बहन जी बोलूं, इससे आपको बुरा ना लगे? कितना बेशर्म लड़का है तू। अब तू मुझे बहन जी बोलेगा? तुझसे छोटी दिखती हूँ क्या मैं जो तू मुझे बहन जी बोलेगा? हद है। आजकल के लड़कों को तो कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है। क्या शर्म की बात आप कर रहे हो मैडम? आपको आती है शर्म? इस उम्र में भी पंगे लेती रहती हो। आंटी ना बोलूं तो क्या बहन जी बोलूं आपको? बताओ ना, आप ही बता दो कि क्या बोलूं मैं आपको? माँ जी बोल दूं, बताओ आपको? मैडम बोलो, ये तो बोल ही सकते हो। इतनी अकल तो होनी ही चाहिए यार, इतने बड़े हो गए हो। झगड़े की आवाज सुनकर रेणुका बाहर आकर देखती है कि रिक्शा वाले और विमला दोनों झगड़ा कर रहे हैं। रेणुका दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करती है कि तभी रिक्शा वाला रेणुका से कहता है, अरे भाभी जी, इनको घर पर बांध के रखिएगा। आपकी ये पंगे लेने वाली सास पागल कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक है। इनसे दूर ही रहिएगा आप। क्या बोला मेरी सास को खतरनाक? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास के बारे में ऐसी बातें करने की? कितने पैसे हुए तेरे बता? इज्जत से बात करो मैडम। रिक्शे वाला हूँ, मेहनत का खाता हूँ, किसी की गुलामी नहीं करता हूँ। वैसे भी अगर रिक्शे में बैठकर पैसे न देने का बहाना ढूंढ रहे हो तो पहले ही बता दो, मैं आपको बिना कुछ कहे ही जाने दूंगा। ओ भिखारी समझता है क्या जो अपनी बात किए जा रहा है? मुझे कोई शौक नहीं है तेरे फोकट के रिक्शे में बैठने का। बताओ कितने हुए तुम्हारे पैसे? अभी देती हूँ। विमला और रिक्शा वाले का झगड़ा देखकर सभी कॉलोनी वाले वहाँ जमा हो जाते हैं और दोनों सास बहू को घूरने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। अब तो रेणुका को भी अपनी सास की जैसी पंगे लेने की आदत हो गई थी। ऐसे ही एक दिन जब सास बहू दोनों चाय पी रहे होते हैं, बाहर से सब्जी वाला आवाज लगाए जा रहा था। तभी विमला बाहर निकलकर सब्जी वाले से कहती है, अरे ओ सब्जी वाले, तुमको यहाँ घर के आगे आकर ही चिल्लाना था क्या? सुबह सुबह सब्जी सब्जी कर रहा है, जाओ उधर जाकर चिल्लाओ। बड़े आए सब्जी बेचने वाले, चल जाओ उधर। अरे माई, काहे गरीब के पेट पे लात मारत हो? भले ही हमारे ठेले से आप सब्जी ना लीजिए, लेकिन कुछ तो रहम कीजिए हमरे ऊपर। अरे निकलो यहाँ से, किसी पे कोई रहम करके मुझे क्या मिलेगा? बड़े आए, चलो निकलो यहाँ से। अरे माई जे क्या कर दिया आपने? अरे ये हमारी आमदनी ऐसे लात क्यों मारी आपने? अरे कॉलोनी वालों हमारी मदद करो। अरे कोई है हमारी मदद करने वाला? गरीब के पेट पे लात मार दी इसने। अरे क्यों चिल्ला रहे हो ऐसा? जरा इंसानों की तरह बर्ताव रखा करो। ऐसे कैसे चिल्लाए जा रहे हो? और ये सब्जी किसने फेंकी आपकी? अरे भाभी जी, क्या बताए आपको? आपकी जो माई है ना, सासू माई, अरे वो यहाँ आई और ये सब वही फेंकी है। अरे हम तो बस अपना ठेला यहाँ लगा रहे थे। अब आप ही बताओ, हमारा क्या गलती था जो यहाँ आकर हमारी सारी सब्जी फेंक दी और हम पे चिल्लाई भी। भैया अब जाने भी दो ना। मेरी सास को हर किसी से पंगे लेने की आदत है, इसीलिए किसी से भी पंगा लेती रहती है। माफ कर दो मेरी सासू माँ को। अब आप जाइए, मैं इनको समझा दूंगी। अरे बहू, तू क्या बोल रही है? माफी क्यों मांग रही है सब्जी वाले से? बस बहुत हो गया, अब निकलने को बोली सब्जी वाले को अपना ठेला लेकर। बड़ा आया विमला से पंगा लेने वाला। विमला ने तो इस बार हद पार कर दी थी। एक सब्जी वाले का सब्जी गिराकर वो अंदर चली जाती है और रेणुका अपनी सास की गलतियों को सुधार रही थी। ऐसे ही कुछ देर बाद जब रेणुका खाना बना रही होती है और विमला टीवी देख रही थी, तभी वहाँ कमला और सब्जी वाले और पूरे कॉलोनी वालों को लेकर विमला के घर आती है। अरे ओ रेणुका बहू कहाँ है? बुला बाहर अपने पंगे लेने वाली सास को। बहुत पंगा लेने का शौक है ना। अब बताती हूँ पंगा लेना किसे कहते हैं। हम तक तो ठीक था, लेकिन अब इस गरीब सब्जी वाले तक को नहीं छोड़ा उसने। क्या हो गया? अब मैंने माफी तो मांग ली इन सब्जी वाले से, तो अब आप किस बात का पंगा लेने आए हो सब? अगर मुझे गुस्सा आया ना तो बहुत बुरा होगा। क्यों सब्जी वाले भैया, मैंने आपसे माफी मांगी थी या नहीं? अरे हमने तो कुछ कहा भी नहीं। ये तो बहन जी हमें जबरदस्ती खींच के लेकर आ गई और बोलने लगी, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। तो हम भी सोचे कि शायद दिला दे, इसलिए हम साथ में आ गए। हाँ मैंने कहा, लेकिन अब तेरी सास को भी पता होना चाहिए, पंगे लेना बस उसे नहीं हमें भी आता है। आज हम उसे उसकी भाषा में ही सब कुछ समझाएंगे। माची को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जिसको पंगे लेना है ना वो मुझसे लो। क्या हुआ बताओ? तुम लोग मुझे पंगे लेने आए हो? जैसे विमला बाहर आती है वैसे ही पूरी कॉलोनी के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है।
कॉलोनी वाले भी विमला की तरह उससे झगड़ रहे थे और बेचारा सब्जी वाला वहाँ से खुद को कसूरवार समझते हुए चला जाता है।